Nikom, our next topic from the systemic surgery is about the cardiothoracic surgery. इसमें से दो parts हैं, thoracic surgery और cardiac surgery. So first of all, we will discuss about the thoracic surgery, जिसमें first important UQ is about the bronchogenic carcinoma. So in the UQ, they have asked you about how to diagnose the bronchogenic carcinoma and how to stage the disease. तो इस topic को पढ़ते हैं, फिर हम इसका UQ solve करते हैं. So bronchogenic carcinoma is the leading cause of cancer, जो कि डेथ कॉज करती है इन द डेवलप्ड कंट्रीज़. मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी जो मेन में है वो ये है. क्यों? क्योंकि मेन जो होते हैं वो यू नो दैट स्मोकिंग में ज़्यादा करते हैं ना, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. तो मेन जो हैं दे हैव मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन मेन इज़ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. और ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी एज भी ज़्यादा होती है. 95% पेशेंट्स आर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज. कॉज क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 95% केसेस में जो लंग कार्सिनोमा होता है दीज आर रिलेटेड टू स्मोकिंग. अगर वो स्मोकिंग स्टॉप कर देते हैं तो इसका रिस्क कम हो जाएगा. इसके अलावा कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस. यू नो दैट वी हैव carcinoma known as the mesothelioma, if you remember from the special pathology. तो एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस की वजह से भी हो सकता है. इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग जो है उसकी वजह से भी, कि कोई और स्मोकिंग कर रहा है और उसके दूसरे एंड से यू आर नियर बाय टू दैट स्मोकर और यू आर इनहेलिंग द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, सो इट कैन लीड टू कैंसर. तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि ये दो तरह से होता है. कैंसर की टाइप्स जो हैं वो दो तरह से होती हैं. स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है. फिर जो होता है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, उसमें 3 टाइप्स होती हैं, बल्कि 4 टाइप्स होती हैं कि एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, अनडिफरेंशिएटेड लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड मिक्स्ड ट्यूमर्स. इसमें से जो ओवरऑल मोस्ट कॉमन है दैट इज़ एडिनो कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन लंग ट्यूमर. इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स देखते हैं और फिर हम इसके टॉपिक की तरफ आते हैं अगेन. So these are the risk factors for the bronchogenic carcinoma. As you can see in this picture, smoking 95% केसेस में. इसके अलावा जीन्स के अंदर होता है. अगर कुछ लोग होते हैं कि जिनके अंदर जीन्स में भी होता है, वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा ख़तरा होगा. इसके अलावा उनकी एज भी ज़्यादा होगी, ऊपर से वो मेल्स हैं तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होगा. लेकिन एक पेशेंट है वो स्मोकिंग तो करता है लेकिन उसकी जीन्स में नहीं है, या उसकी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, या इस तरह से, तो फिर ऑब्वियसली इसके अंदर रिस्क कम होगा. तो एज आ जाती है, स्मोकिंग है, जेनेटिक्स है, रेडिएशन एक्सपोजर्स हैं, ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है लाइक एस्बेस्टोस एक्सपोजर है जिसमें रेडॉन गैस की वजह से और पोल्यूशन की वजह से और फैमिली हिस्ट्री की वजह से, और एस्बेस्टोस उन्होंने अलग से लिख दिया है आपको कि एस्बेस्टोस की वजह से. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फ्रॉम द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. आपकी बुक में जो 2 लिखे हुए हैं उसमें स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग और एस्बेस्टोस लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिसमें जीन्स आ जाती हैं, रेडिएशंस हैं, रेडॉन गैस है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा एज आ जाती है, और पोल्यूशन है, और ऑक्यूपेशन है. तो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके लिए. सो इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी है कि इसको हम स्मॉल सेल कार्सिनोमा में इसको डिवाइड करते हैं या फिर नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा. ओवरऑल जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं? नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमास. इनको हम इस तरह से क्लासीफाई क्यों करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ऑरिजिन, के कौन से सेल्स हैं लंग के जिनका कैंसर हो रहा है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो कैंसर होगा डैट इज़ स्मॉल सेल लंग कैंसर. अगर जो है एल्व्यूलर टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होंगे तो उसकी वजह से जो कैंसर होगा दैट विल बी एडिनो कार्सिनोमा. जो हमने कहा ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो है वो एडिनो कार्सिनोमा है, मतलब कि 40% केसेस में एडिनो कार्सिनोमा होता है. अगर बेसल एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो कैंसर होगा दैट विल बी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. और अगर वेरियस एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो कैंसर होगा दैट विल बी लार्ज सेल कार्सिनोमा. तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वी डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरी, स्मॉल एंड नॉन स्मॉल. तो स्मॉल सेल कार्सिनोमास जो हैं वो आ जाते हैं, और नॉन स्मॉल सेल में एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वामस और लार्ज सेल कार्सिनोमास. इसके अलावा मिक्स्ड जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं.
अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल बताना चाहती हूँ जो इन क्लासिफिकेशंस में से इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो ये आपको जो इन्होंने लाइन मार्क करके दी हुई है, इससे ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रीजन है लंग्स का, दिस इज़ सेंट्रल। ठीक है। और इसके बाहर जो भी रीजन होगा दैट विल बी पेरिफेरल। ठीक है, दैट विल बी पेरिफेरल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमाज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो स्मॉल सेल है या स्क्वामस है। ठीक है, एस सेंट्रल में होते हैं। और ये दोनों जो हैं स्मॉल सेल और स्क्वामस, स्क्वामस जो कि नॉन स्मॉल में से था, ये दोनों स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब एस। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल, पेरिफेरल में कौन सा कैंसर होता है? एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है। और एडिनोकार्सिनोमा इज़ नॉट रिलेटेड टू स्मोकिंग। ठीक है। वीकेस्ट एसोसिएशन विद स्मोकिंग, आप कह सकते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से या दूसरे कॉजेज़ जो हैं उनकी वजह से कैंसर होगा तो वो एडिनोकार्सिनोमा होगा। और वो मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? पेरिफेरल साइट्स पे होता है। ठीक हो गया। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए सबसे पहले तो, कि कौन सी लोकेशंस हैं और कौन से स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्मॉल सेल कार्सिनोमा। वो बताते हैं कि ये सेंट्रली लोकेटेड है जैसे मैंने आपको बताया, और एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी मेटास्टेसिस करते हैं, क्योंकि पता है सेंट्रल रीजन है ना, तो सेंटर के बिल्कुल हाइलम है वहाँ पर, और वहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, वेजल्स बिल्कुल साथ पड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियसली कैंसर होगा। और साथ ही वो वेजल्स में, लिम्फ नोड्स में जल्दी स्प्रेड करेगा तो जल्दी मेटास्टेसिस होगी। एडिनोकार्सिनोमा बेचारा पीछे कहीं पेरिफेरल में बन रहा है, उसको वहाँ पे पहुँचते हुए भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से दीज आर एग्रेसिव, मेटास्टाइज अर्ली और लिम्फेटिक एंड हेमाटोजेनस पाथवे के थ्रू ये स्प्रेड कर जाते हैं। इनको क्यों स्मॉल सेल कहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उन्होंने जमा करके ना एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं। ठीक है। स्मॉल सेल मतलब बहुत छोटे छोटे सेल्स होंगे, एक जगह जमा हुए होंगे, वो एक बड़ा सा ना मतलब पैक सा बना देंगे सेल्स का। तो वो जो पैक्ड नेचर्स ऑफ स्मॉल डेंस सेल्स होता है ना, उसको कहते हैं ओड सेल कार्सिनोमा। ठीक है। अब ये क्या होता है? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, और ये क्या कॉज कर सकते हैं? पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कॉज करते हैं। मतलब ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, यू कैन से लाइक डिफरेंट हार्मोन्स जो कि एक टॉपिक होते हैं, लाइक ACTH हो गया या पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया, तो इस वजह से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स एंड न्यू पैरानियोप्लास्टिक। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्मॉल सेल्स जो हैं उसमें स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी। नॉन स्मॉल सेल में एडिनोकार्सिनोमा होता है, जो कि मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया पेरिफेरल में होता है, और वीकेस्ट एसोसिएशन होती है स्मोकिंग से। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास जो होते हैं वो भी स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं स्मोकिंग के साथ, सेंट्रली होते हैं, जो मैंने आपको बताया। कैविटेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, इनका प्रोग्नोसिस जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल अच्छा है, होते तो सेंट्रल है लेकिन प्रोग्नोसिस अच्छा है। इसके अलावा लार्ज सेल कार्सिनोमा होता है जिनके बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है, लेकिन ये रेयर होते हैं। अब इसमें लार्ज सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बड़े बड़े सेल्स होते हैं न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के। ठीक है। और मिक्स्ड सेल्स जो होते हैं इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इनकी जो है ना क्लासिफिकेशन क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कैंसर की। कैंसर है ना, तो ब्लड वेजल्स को इरोड करेगा तो उसमें से ब्लड आएगा, तो ब्लड इन कफ, ब्लड इन स्पूटम, तो हिमोप्टिसिस होगी। एटेलेक्टेसिस हो सकती है, मतलब अगर ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है किसी भी पाथवे की जो वहाँ पे एयर पास आउट हो रही है, तो वो जो पाथवे ब्लॉक होगा तो एटेलेक्टेसिस होगी। फॉर एग्जांपल दिस वाज द थिंग, यहाँ से एयर पास हो रही थी लेकिन अब यहाँ पे ट्यूमर बन गया है, तो क्या होगा? जो डिस्टल वाला हिस्सा है उस एयर वेब का, उसमें से सारी एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है। और ये जो होगा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। ये लंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, तो कोलैप्स जो छोटा सा हो जाएगा लंग, उसको कहते हैं एटेलेक्टेसिस। फिर निमोनिया हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कैविटी में जो है वो जमा हो जाएगा, सारा कंसोलिडेशन हो जाएगी। पेन होगी, बिल्कुल होगी अगर नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है। इसके अलावा वेट लॉस तो आपको पता है कि हर ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर तो एपेक्स ऑफ लंग के अंदर होगा, तो आपको पता है एपेक्स ऑफ लंग जो है ये हमारी बिल्कुल क्लैविकल से ऊपर गई होती है, और वहाँ पे क्या पड़ा होता है?
ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो उसके ऊपर कंप्रेशन कर सकता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी ऊपर गर्दन में पड़ा होता है, तो अगर वहाँ पे वो कंप्रेस हो जाए तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, विच इज़ टोसिस, मियोसिस, एनॉफ्थेल्मोस। और फेशियल स्वेट्स जो हैं वो एक साइड के, जिस साइड का ट्यूमर होगा, कम हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं पैनकोस्ट ट्यूमर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग जो है दैट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, तो इट कैन रिजल्ट इन हाइपोकैलेसीमिया, ठीक है, एंड द कुशिंग सिंड्रोम एटसेट्रा। लाइक मैंने आपको बताया ACTH की प्रोडक्शन का होगा एक केस जिसकी वजह से कुशिंग्स हो रहा है, तो ये हमारा जो है ना सीन आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कफ, जो कि जा ही नहीं रही। पर्सन कहेगा दर्द हो रही है, जब वो ब्रेथिंग उसकी, जब वो सांस लेता है या खांसी करता है तो उसको पेन होती है, और बहुत अरसे से कफ है और वो वर्स होती जा रही है। परसिस्टेंट ब्रेथलेसनेस है, सांस नहीं लिया जा रहा। चेस्ट इन्फेक्शंस होते जा रहे हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो गया है। और परसिस्टेंट टायर्डनेस है, लैक ऑफ एनर्जी है, बैटरी डाउन रहती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट है, कफिंग ऑफ ब्लड है, मतलब हेमोप्टिसिस हो रही है। और क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। ठीक हो गया। तो अर्ली स्टेज में क्या होगा, कैंसर के बहुत क्रोनिक कफ रहेगी, इसके अलावा पेन रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, अगर लेरिंग्स की जो वेजल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, नर्व्स, फिर वीजिंग है, कफिंग ऑफ ब्लड है। और लेट में क्या होगा कि जब वो स्प्रेड कर जाएगा, मतलब उस कैंसर की साइड से मेटास्टाइसिस कर गया वो, फॉर एग्जांपल वो पीछे बोन्स में चला गया तो उसकी वजह से बैक पेन होगी, हिप बोन्स में पेन होगी, स्वॉलन लिम्फ नोड्स होंगे अगर वो नेक की लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व उसने कर लिया है, और नर्वस सिस्टम इश्यूज़ लाइक सीजर्स और प्रॉब्लम्स विद बैलेंस होना शुरू हो जाएगा जब वो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं उनको कंप्रेस करेगा। इसके अलावा जो है येलो स्किन और आइज़ हो जाएंगी, बिकॉज अगर वो लिवर मेटास्टेसिस कर चुका है, तो मेटास्टेसिस की वजह से जो साइंस होंगे वो लेट होंगे। लंग्स के अपने सिम्टम्स जो होंगे, जो हमने देखे हैं, वो अगर आ रहे हैं, इसका मतलब अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूमर है। तो हमें स्टेजिंग करने से पहले ही क्या हो गया, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि क्लिनिकल फीचर्स से कि ट्यूमर अभी किस स्टेज पे होगा, शुरू वाली स्टेजेस में या लेट स्टेजेस में। तो दिस इज़ हाउ द पेशेंट ऑफ अ लंग कैंसर प्रेजेंट्स टू यू एंड यू हैव टू डायग्नोज। देन हम क्या करवाएंगे, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। पेशेंट आपको ये हिस्ट्री देगा क्रॉनिक चीज़ों की, तो आप जो है वो क्या करेंगे, कुछ सस्पेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, चेस्ट एक्सरे सबसे पहले होता है, इनिशियल चेस्ट एक्सरे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले मैं आपको पैनकोस्ट ट्यूमर का थोड़ा बताऊंगी कि जब एपेक्स जो है लंग्स की उसमें कैंसर हो, तो उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमास होते हैं उनकी उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो वो वहाँ पे नर्व्स की तरफ चला जाएगा ट्यूमर। तो ये पहली दफ़ा इसने हेनरी पैनकोस्ट जो था, इसने 1924 में जो है इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि ये ट्यूमर इस तरह का होगा तो ये सिम्टम्स आएंगे, इस वजह से इसका नाम पैनकोस्ट है। सिम्टम्स क्या होते हैं, वेट लॉस, फीवर, हॉर्नर सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मियोसिस होना शुरू हो जाती है, टोसिस होना शुरू हो जाती है, इनऑफ्थेल्मोस होना शुरू हो जाती है, और फेशियल स्वेट्स एक साइड के इप्सिलेटरल लॉस हो जाता है। तो ये सारे हॉर्नर सिंड्रोम की साइंस आना शुरू हो जाते हैं सिंपैथेटिक कंप्रेशन की वजह से। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम हो सकता है, अगर वो सुपीरियर वेना कैवा को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है। तो 5% ऑफ लंग कैंसर्स में ये होता है। अब किस तरह हम हिस्ट्री लेंगे, CT स्कैन, MRI और बायोप्सी से इसको डायग्नोस करेंगे। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या है, स्मोकिंग और एस्बेस्टोस एक्सपोजर, और ट्रीट कैसे करेंगे, बाय रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, एंड 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 30%। तो ये पैनकोस्ट ट्यूमर का तो थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया इससे। तो हम क्या क्या करवा सकते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले जब भी किसी लंग सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहा है कि डॉक्टर साहब इतनी देर से मुझे खांसी हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, अब तो ब्लड भी आना शुरू हो गया अंदर, और इसके अलावा पेन भी मुझे चल रही है, और वेट लॉस भी मेरा हो गया, तो आपने सस्पेक्ट करना है कैंसर को, ठीक है। और जल्दी से आपने क्या करवा लेना, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में ये देखें आपको मास फील हुआ, आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा और चेक करने की कोशिश की, तो चेस्ट एक्सरे के बाद आप उसकी CT चेस्ट करवा लोगे, ठीक है, CT चेस्ट। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, CT गाइडेड क्यूटेनियस लीडल बायोप्सी,
क्या करते हो, आपके अंदर ऊपर सीटी स्कैन रखते हो, उसके थ्रू आपको सारा कुछ विजुलाइज हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, स्किन के थ्रू एक नीडल अंदर घुसाते हो, ठीक है, जैसे कि आपको नीडल बायोप्सी करके दिखा रहे हैं कि अंदर नीडल घुसाते हैं अंदर कैंसर की तरफ स्किन के थ्रू। ऊपर हमने सीटी स्कैन रखा होता है, सीटी स्कैन मतलब सीटी स्कैन हो रहा होता है और वो बायोप्सी नीडल हम कैंसर के अंदर डाल देते हैं। फिर वो नीडल जब उस कैंसर के मटीरियल में चले जाती है तो उसके अंदर से हम बायोप्सी सैंपल लेके उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और देखते हैं किस तरह के सेल्स हैं, स्मॉल सेल वाले हैं, लार्ज सेल वाले हैं, या एडिनो के हैं, या किस चीज़ के हैं। ठीक हो गया। तो ये होती है परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी। ये मैं आपको वेरियस ऑप्शंस बता रही हूँ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कैंसर के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे हो गया, फिर सीटी स्कैन हो गया स्टेजिंग के लिए, फिर आपने बायोप्सी ले ली उसको कंफर्म करने के लिए। देन ब्रोंकोस्कोपी भी हमारे पास एक होता है। ब्रोंकोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि जो है ब्रोंकोस मतलब ये हम ब्रोंको अंदर डालते हैं, मतलब मुंह के थ्रू ना, माउथ के थ्रू अंदर डालते हैं ब्रोंकोस्कोप, और फिर डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं ट्यूमर को कि हाँ ये ट्यूमर पड़ा हुआ है, हमें नज़र आ गया उसका मैस। और फिर हम क्या करेंगे, उसमें से उसकी ब्रश के थ्रू उसका सैंपल ले लेंगे। दिस इज़ ऑल्सो ब्रोंकोस्कोपी जो है हमारा एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा क्या है, मीडियास्टाइनोस्कोपी। इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, जो है ओथ्रोएकोस्कोपी, इसके अलावा मेरे पास अच्छी पिक्चर्स हैं। मीडियास्टाइनोस्कोपी, ठीक है, मैं थोड़ी सी आगे होंगी। सो दिस इज़ व्हाट, ये जो है दिस इज़ थोरेकोस्कोपी। थोरेकोस्कोपी मतलब कि आपने दो डिप्स के दरमियान में जो है वो थोरेकोस्कोप इंसर्ट किया और अंदर जाके कैंसर को विजुलाइज किया। दिस इज़ थोरेकोस्कोपी, जिसमें आप थॉरेक्स की जो रिब्स हैं उनके दरमियान से उस इंस्ट्रूमेंट को घुसाते हो, थोरेकोस्कोप को, और फिर आप जो है वो कैंसर का देखते हो, कैंसर को, ठीक है। तो दिस इज़ थोरेकोस्कोपी, ठीक हो गया। दिस इज़ मीडियास्टाइनोस्कोपी। मीडियास्टाइनोस्कोपी में आप क्या करते हो कि वो जो आपका है, इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टेजिंग पर्पस। क्या करोगे, सुप्रास्टर्नल नॉच, ये जो सुप्रास्टर्नल नॉच है इसके लेवल पे आपने इंसियन देनी है, जो आपको इंसियन दिए भी दिखाई है। सुप्रास्टर्नल नॉच के ऊपर इंसियन दी हमने। एक इंस्ट्रूमेंट होता है मीडियास्टाइनोस्कोप, उसको अंदर घुसाना होता है और फिर वहाँ पे हम मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स को देखते हैं और फिर जो अभी हमें कैंसर का मटेरियल मिलता है उसकी हम बायोप्सी लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज़ मीडियास्टाइनोस्कोपी, ठीक है। ये दिस इज़ ब्रोंकोस्कोपी। दिस इज़ द जो ऊपर सुप्रास्टर्नल नॉच पे इंसियन दी हुई है और उसको लिया हुआ है बायोप्सी को, लिम्फ नोड को और सब कुछ। दिस इज़ मीडियास्टाइनोस्कोपी, ठीक हो गया। व्हाट ऑप्शंस वी हैव टिल नाउ, वी हैव द प्लेन एक्सरे, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन किस लिए यूज़ होता है, ट्यूमर को लोकलाइज करने के लिए। अगर वहाँ पे उसको हमें मिल जाता है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, देखने के लिए मेटास्टेटिक स्प्रेड कितना है, मतलब स्टेजिंग करने के लिए। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, कि 3/4 जो है ना हम ट्यूमर को देख सकते हैं इसके थ्रू, और फिर बायोप्सी भी ले लेंगे ब्रशिंग के थ्रू। मतलब ये दिस इज़ थेराप्यूटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक। उसके बाद परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी अंडर सीटी अल्ट्रासाउंड, मोर रिलायबल वे टू ऑब्टेन अ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस फॉर ट्यूमर्स विच आर पेरिफेरल। तो पेरिफेरल ट्यूमर्स के लिए वी हैव द परक्यूटेनियस नीडल। सो इन्वेस्टिगेशंस की समझ आई। सबसे पहले रेडियोग्राफी ऑफ द चेस्ट, सीटी ऑफ द चेस्ट, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ब्रोंकोस्कोपी जिसमें हम डायरेक्ट विजन करेंगे और ब्रशिंग से सैंपल ले लेंगे बायोप्सी के लिए, फिर सीटी गाइडेड पेरिफेरल नीडल बायोप्सी विच इज़ मोस्ट हेल्पफुल फॉर पेरिफेरल ट्यूमर्स। उसके बाद मीडियास्टाइनोस्कोपी जिसमें स्मॉल इंसिजन इज़ गिवन ओवर द सुप्रास्टर्नल नॉच, मीडियास्टाइनोस्कोप इंसर्ट करेंगे, लिम्फ नोड्स को देखेंगे और बायोप्सी ले लेंगे। देन थोरेकोस्कोपी फॉर द स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़, ठीक है। सो दीज आर द डायग्नोसिस। उसके बाद क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन। अगर हमारा ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो T1 है। अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन उसने क्या किया है, और साथ में क्या किया, उसने विज़रल प्लूरा मतलब लंग की जो बिल्कुल साथ वाली लेयर होती है उसको इन्वेड कर लिया, तो दिस इज़ T2। अगर वो एक्सटेंड कर गया है कहाँ पे, चेस्ट वॉल के अंदर, मतलब ऊपर स्किन की तरफ आ गया, या फिर नीचे डायफ्राम की तरफ, या फिर अंदर की तरफ हार्ट की तरफ चला गया, पेरिकार्डियम की तरफ, तो दिस इज़ T3। लेकिन अगर पेरिकार्डियम के अंदर चला गया, मतलब हार्ट में घुस गया उसकी ग्रेट वेसल्स में, मतलब एओर्टा वगैरह के अंदर,
और यहाँ ट्रेकिया में चला गया ऊपर की तरफ ना, ट्रेकिया में चला गया, ईसोफेगस जो ट्रेकिया के बिल्कुल पीछे पड़ा होता है उसके अंदर चला गया, या वर्टिब्रा मतलब उससे पीछे चला गया वर्टिब्रा में, या मेलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन हो गई है, दिस इज T4 स्टेज। फिर N0 मतलब कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर पेरी ब्रोंकियल और इप्सिलेटरल हाइलर नोड्स इन्वॉल्व हैं तो N1 होगी, अगर मेडिस्टेनल और सब कैरेनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो N2 है, और अगर उससे भी ऊपर चला गया सुप्रा क्लेविकुलर या कॉन्ट्रालेटरल नोड इन्वॉल्व हो गया तो N3 है। M0 मतलब कोई मेटास्टेसिस नहीं है, और M1 मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है। स्टेजिंग में देखें, स्टेज 1 में N0 M0 रहेगा, लेकिन T1 या 2 हो सकता है। स्टेज 2 में क्या है कि M तो 0 रहेगा, लेकिन N जो है वो N1 हो जाएगा, और T1 या 2 हो सकता है। और स्टेज 3A में क्या है कि M तो 0 है, लेकिन N2 हो गया, पहले N1 था अब 2 हो गया, और T जो है वो T2 या T3 है, मतलब T1 को तो छोड़ ही दें अब, ठीक हो गया। उसके बाद 3B में क्या होगा कि T4 हो जाएगी, और स्टेज 4 में जो है ना M1 हो जाएगा। ये तकरीबन हर जगह सेम होता है कि 4 में जाके M1 होता है, पहले M0 ही रहता है, और चेंज क्या क्या हो रहा होता है T और N, ठीक हो गया। अब देखें सर्जरी हमारी जो है वो होती है कि अगर ट्यूमर जो है वो इतना होगा तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि एक वेज की फॉर्म में ना इस तरह काटते हैं लंग के हिस्से को, जिस साइड पे ट्यूमर है उसको वेज फॉर्म करके उसको रिमूव कर दें, ठीक है। या फिर हमारे पास यह है कि हम एक सेगमेंट को रिमूव कर दें तो उसको कहेंगे सेगमेंटेक्टमी, ठीक है। अगर वो वेज रिमूव करें तो वेज रिसेक्शन, अगर सेगमेंट रिमूव कर रहे हैं तो सेगमेंटेक्टमी, ठीक है। अगर हम एक पूरा लोब रिमूव कर रहे हैं तो दिस इज़ लोबेक्टमी, और अगर पूरा लंग रिमूव कर रहे हैं एक तो दिस इज़ न्यूमेक्टमी, ठीक है, न्यूमोनेक्टमी। So these are 4 surgical options. We have veg resection, lobectomy, pneumonectomy और जो है lobectomy. तो these are the 4 options. Veg resection, segmentectomy, lobectomy और pneumotectomy. सो ट्रीटमेंट अगर स्टेज 1 या 2 है तो सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी ट्यूमर जो है वो लंग के अंदर ही है। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हम क्या करेंगे, लोबेक्टमी करेंगे अगर FEV1 जो है वो 1.5 लीटर से ज़्यादा है, और अगर FEV1 2 लीटर से ज़्यादा है तो हम न्यूमोनेक्टमी कर सकते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शंस में क्या है, लोबेक्टमी। जब हमारी डिज़ीज़ जो है वो एक लोब में होगी तो हम क्या करेंगे, लोबेक्टमी करेंगे। अगर हमारा जो ट्यूमर है उसने फीजर या फिर पल्मनरी हाइलस के क्लोज है, मतलब अब तो उसने स्प्रेड करना ही करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड रिसेक्शन करेंगे जिसमें पूरा लंग रिमूव कर देंगे और उसके जो हाइलर लिम्फ नोड्स होंगे उस समेत, तो दिस इज़ न्यूमोनेक्टमी। और अगर हम जो है वो पेरिफेरी लोकेटेड ट्यूमर्स हैं तो उसमें हम क्या कर रहे थे, पिक्चर में मैंने दिखाया था वेज रिसेक्शन कर रहे थे, ठीक हो गया। स्टेज 3A जो है उसमें हम क्या करेंगे कि स्टेज 3A मतलब कि अभी हमारा ट्यूमर जो है वो मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब मेटास्टेसिस उसने ऐसा नहीं की हुई, और तो उस केस में हम क्या करते हैं, T3 स्टेज तक है, ठीक है। मतलब उसने जो है ना अभी हार्ट के अंदर नहीं घुसा या बिल्कुल मेटास्टेसिस नहीं की हुई ऐसा, तो फिर हम तीनों चीज़ें यूज़ करेंगे, सर्जरी, कीमो और रेडियो। अगर हमारा 3B स्टेज है जिसमें वो हार्ट के अंदर घुस गया, ग्रेट वेजल्स में घुस गया हुआ है, ईसोफेगस ट्रेकिया हुआ है, वर्टिब्रा उन सब में चला गया, तो ऑब्वियसली इस केस में या 4 स्टेज में जिसमें उसने डिस्टल मेटास्टेसिस भी कर लिया है तो हम सर्जरी करके तो कोई फ़ायदा नहीं, हम सर्जरी करेंगे फिर भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेटास्टेसिस हो चुकी है। और फिर इस वजह से हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट जस्ट पेशेंट को जो है वो सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, अगर हम लंग रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, परसिस्टेंट एयर लीक हो सकता है, या ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बन सकता है। ऑन्कोलॉजी जनरल सर्जरी में हमने जो है कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस पढ़े थे, आप किसी भी कैंसर के लिए याद कर सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी, सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सो हाउ विड यू डायग्नोज, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे जिसमें स्मोकिंग की हिस्ट्री हो सकती है और एस्बेस्टोस एक्सपोजर की हिस्ट्री हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, और एनी एडिक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस उसकी हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे उसकी जो है वो मतलब फैमिली हिस्ट्री ले ली, और इस तरह से रेडॉन एक्सपोजर का हिस्ट्री ले ली, रेडिएशन एक्सपोजर की हिस्ट्री ले ली, तो ये सब हमारी होगी हिस्ट्री। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जिसमें वी हैव द चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन
और परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी ले लेंगे, ब्रोंकोस्कोपी कर लेंगे, मीडियस्टाइनोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी कर लेंगे, लिम्फ नोड बायोप्सी ले लेंगे, LFTs करवा लेंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। यही चीज़ें हैं ना। तो मीडियस्टाइनोस्कोपी इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टेजिंग ऑफ डिजीज़। और इस तरह से फिर उन्होंने स्टेजिंग पूछी हुई है। अगर ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो 1 है, अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है और उसने विजुअल प्लूरा को इन्वेड कर लिया तो T2 है, अगर उसने जो है चेस्ट वॉल, डायाफ्राम, पेरिकार्डियम को कर दिया तो T3 है, अगर उसने हार्ट, ग्रेट वेटल्स, ट्रेकिया, एसोफेगस को कर लिया T4 है, अगर पेरीब्रोंकियल नोड्स हैं और इप्सिलेटरल हाइलर लीजन है तो N1, अगर इप्सिलेटरल है, मिडिस्टाइनल और सब कैरिनल लिम्फ नोड्स हैं तो N2, अगर सुप्राक्लेविकुलर कॉन्ट्रालैटरल नोड्स हैं N3, अगर कोई मेटास्टेसिस नहीं है, M0 डिस्टेंट हो गई है तो M1। सो दिस इज़ अबाउट दिस UQ एंड द टॉपिक।